welcome to this session. Hi, good evening everyone. I hope you people are doing good. ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। वेलकम टू दी क्लास, वेलकम टू दी क्लास। आज हमारे पास में चैप्टर है हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मजेदार चैप्टर ऑन डिमांड। तो दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने के बाद में कौन कौन से दो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए? एक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ज्योग्राफी का, एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया इकोनॉमिक्स का। तो एक जियो और एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में आज हिस्ट्री का चैप्टर उठाते हैं। वेलकम टू दिस सेशन। आ जाओ फटाफट से बताओ, दिखाई सुनाई दे रहे हैं? दिखाई सुनाई दे रहे हैं? वेलकम वेलकम वेलकम। आ जाओ। हाउ इज इट गोइंग? कैसा चल रहा है बताओ। देखो, जो WPP मिल गई है तुम्हें, उस WPP को सॉल्व कर लेना। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के नोट्स आपको कल में मिल जाएंगे। फाइन, एक प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस से चलेंगे हम। तो अब हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले 2-3 दिनों तक। मतलब 4 क्लासेस करेंगे इसकी, 1 2 3 4। फिर उसके बाद डाउट सॉल्विंग जब होगी ना, तो अब डाउट सॉल्विंग हमारी कब होगी? मंडे, ट्यूसडे के दिन। तो ट्यूसडे तक, ठीक है, ट्यूसडे तक में पढ़ के रख लेना सारा, WPP सॉल्व करके रख लेना। तो WPP अपन ट्यूसडे वाले दिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। WPP जो है हमारी, वो ट्यूसडे वाले दिन अपन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तब तक का समय दे रहा हूं मैं, तब तक का समय दे रहा हूं, तब तक लिख लेना। अरे पहले हिस्ट्री कर लो, सिविक्स कर लो, करना एट दी एंड पूरा सिलेबस ही है। एक आधा चैप्टर आगे पीछे में प्राण थोड़ी निकल जाएंगे। चिल्ला चोट मचा रहे हैं, पिट्टी लगा दूंगा। रुक जाए। शिकारा भाई की क्लास में मस्ती करोगे तो सोच लेना, ठीक है। किससे मिलना चाहोगे आज तुम? छिपकली देवी से मिला दूं क्या तुम्हें? गर्मियों में छिपकली देवी गर्मियों में तो जहां देखो वहां छिपकली दिखती, लेकिन है जो लोग छिपकली विपकली से डरते ना, तो ऐसा मन करता है कि उनके ऊपर ले जाके डाल दो। मेरा भाई भवानी उस शरीर से पहलवान है, लेकिन उसको कॉकरोच को देख के ऐसा डर लगता है उसको। और अब क्या होता है, जब कॉकरोच दिख जाता है तो मैं जानबूझ के कॉकरोच पकड़ता हूं एक, और उसके ऊपर डालता हूं। एक दिन आपके भुवन भैया है ना, तो उनके सेट में मैंने कॉकरोच डाल दिया था एक। क्यों? क्योंकि जो आदमी डरता है उसका डराने में ज्यादा मजा आता है। तो डरा मत करो, वो भी को एग्जिस्ट कर रहे हैं ना हम तो अर्थ पे सारे, तो सब रह सकते हैं एक साथ आराम से प्यार से। डेवलपमेंट के नोट्स बहुत पूकी हैं सर। चलो बढ़िया, पसंद आए नोट्स? डेवलपमेंट चैप्टर के नोट्स पसंद आए? बुल्ली सिंह राजपूत नाम रख दिया एक बच्चे ने मेरा। चलो आ जाओ, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वाह वाह वाह, यूरोप पहुंच गए। गर्मियों में यूरोप पहुंच जाओ, इससे बढ़िया चीज क्या होती है? तो आओ दोस्तों, तुम्हें मैं गर्मी में यूरोप लेके चलता हूं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्या है? बेसिकली इस पूरे सिस्टम को समझना, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर को। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है, तो यूरोप कोई एक देश नहीं है। जैसे इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इंडिया इज अ कंट्री, ठीक है। इंडिया तो एक कंट्री है, लेकिन यूरोप कोई कंट्री थोड़ी ना है। यूरोप, समझ रहे हो ना मेरी बात को? यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है। तो एक कॉन्टिनेंट में अलग अलग देश होंगे। जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, एशिया के अंदर चाइना, इंडिया, ये सारे देश आते हैं। तो एक कॉन्टिनेंट में आपको क्या देखने को मिलता है? कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग वो आएंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंट में अलग अलग देश आएंगे।
तो हम यूरोप में देखेंगे कि ब्रिटेन भी आएगा, जर्मनी भी आएगा, इटली भी आएगा, फ्रांस भी आएगा। इन सारी कंट्रीज में कैसे धीरे धीरे राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म मतलब क्या, राष्ट्रवाद। पहले क्या होता था, कंटेक्स्ट समझना कि पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। तो राजा महाराजा का तो ये सिस्टम है, रात में सोए सुबह उठे, अगर किसी ने हमला कर दिया तो साम्राज्य चले गया, ठीक है। जो जनता आज इस राजा की थी वो किसी और की हो जाएगी। तो पहले कोई भी फिक्स्ड टेरिटरीज नहीं होती थी, पहले कोई सिस्टम्स नहीं होते थे। पहले बाहुबल के स्तर पे क्या होता था, राज्य चलता था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स नहीं होते थे, ये सारा सिस्टम चलता था। लेकिन अब क्या है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो आज क्या देखते हैं हम, आज हम प्रॉपर नेशन स्टेट्स बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल बाउंड्री हमारी है वो हमारा देश कहलाता है, उसके अंदर के लोग जो है, तो हम सबके अंदर एक भावना होती है, एक नेशनलिज्म की फीलिंग होती है ना। तो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग, राष्ट्रवाद जो है वो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग टुवर्ड्स द नेशन। तो उसके लिए नेशंस का बनना जरूरी है। तो हमें वही समझना है कि कैसे ये नेशंस बने यूरोप में, कैसे यूरोप के लोग जो ट्राइबल्स थे, सभी ट्राइबल्स थे, कंट्रीज बनने से पहले सब ट्राइबल्स थे, जो कभी इस राजा, कभी उस राजा, कभी इस एम्पायर, कभी उस एम्पायर के अंडर में हुआ करते थे। उन्होंने कैसे अपने आप को एज अ कंट्री परसीव किया, उनके अंदर कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई, है ना। तो एक एक करके कहानी पढ़ने वाले हैं हम। अब यहां तक आपको कंटेक्स्ट समझ में आया कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्या है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से सुनना, कि आधे से ज्यादा काम आपका हो जाता है अगर आप हेडिंग को बहुत अच्छे से समझ लेते हो। तो आपको बहुत फोकस करना होता है कि आप टाइटल क्या बोल रहा है, ठीक है। किसी भी टॉपिक को जब शुरू करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा यहाँ पे, ये क्वेश्चन बाद में, पहले ये टॉपिक शुरू हो रहा है जैसे हमारा, तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो अब इस टॉपिक से क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर आपने उतना समझ लिया तो आपका आधा काम खत्म हो जाता है। तो वैसे हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यूरोप के अंदर कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई वो समझने वाले हैं। अब आप आ जाओ क्या इस पिक्चर पे, ये पिक्चर देखो, पिक्चर बड़ी मजेदार है, ठीक है। इस पिक्चर को देखो, क्लियर है? लिखा तो इंडिया था थंबनेल में, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप तो लिखा है। अच्छा, लेक्चर में इंडिया लिख दिया क्या? भगवान, क्या करूं, मेरी टीम के ऐसे गर्मियों में क्या हो जाता है ना, इनके वायरिंग गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ छोटी छोटी सीली मिस्टेक करते रहते हैं। अंदर तो मैं नेशनलिज्म इन यूरोप ही पढ़ा रहा हूं ना, चिंता क्या कर रहा हूं। पिकाचू से मिलवा दो। अरे यार, पिकाचू क्या ना, गर्मियों की छुट्टियों में मामा के गांव गया है वो, उसके मामा का गांव है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड गया, उसको गर्मी लग रही थी इंडिया में बहुत। मतलब अभी यहाँ पे स्टूडियो में ही रखा है, पिकाचू को ही रखा है, संदूक में संभाल के रखा। मैंने अगले बैच में आना, घूमना जाए स्टूडियो में, तो उसके लिए जाके रख दिया था, कल लाऊंगा क्लास में, ठीक है। पिकाचू और पिकाचू का भाई भी एक, पिकाचू का इंडियन कजन जो है ना, उसका नाम है पोपलू। पोपलू से भी मिलाऊंगा, पिकाचू से भी मिलाऊंगा तुम्हें, ठीक है, कल मिलाऊंगा। लेकिन तो अब ये इमेज को देखो, इस इमेज को पूरा आप देखोगे तो इस इमेज में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको अपने को आइडेंटिफाई करना। फटाफट आ जाओ, देखो क्या है। सबसे पहले यहाँ इस इमेज में, यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इस इमेज में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या लिखा हुआ है? फैटर्निटी, ठीक है। इस इमेज में लिखा हुआ है फैटर्निटी। फैटर्निटी के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो इमेज में जैसे देखोगे तो एक लॉन्ग चेन बनी हुई है, लोग पैदल पैदल टुबुक 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 चलते आ रहे हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी लॉन्ग चेन बनी हुई है, लोग इस चेन में चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। अब इस लॉन्ग चेन के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि फ्रांस एज अ नेशन आगे निकल चुका है, ठीक है। जर्मनी ये आ गया है, यहाँ पे कहाँ आ गया है, तो एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आ रहे हैं। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि उनके एक हाथ में तो चार्टर है, मतलब कुछ लिखा हुआ है, अधिकार लिखे हुए, राइट्स, ठीक है। और दूसरे हाथ में जैसे आप देखोगे तो एक क्या लगी है, एक टॉर्च लगी है, हाँ, उजाला दिखा रही है, आंदो 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 आंदो। ऐसा नहीं है, वो टॉर्च किस लिए ट्रैफिक लाइट की तरह नहीं खड़ी है, वो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट मतलब क्या है कि जब आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, वो तो एक टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है कि जो लोग आएंगे उनको परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, जिसमें लोगों के अधिकार लिखे हुए हैं। अब ये पूरे सेटअप में एक चीज और देखने वाली है, क्या कि ऊपर ये जो आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है, तो आसमान में उड़ते ये कौन है, ये उनके देवी देवता है, ठीक है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जैसे अगर आप देखोगे गॉड गॉडेसेस जो हैं, तो दे आर शावरिंग देयर ब्लेसिंग्स की दूतो नाओ भूतो फलो, ठीक है। तो उस तरह से ये दे आर शावरिंग देयर ब्लेसिंग्स। और क्या हो रहा है इस पूरी सिनेरियो में, पीपल आर मार्चिंग टुवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आजादी की तरफ जा रहे हैं। अब इस पिक्चर में एक और डिफरेंशिएटिंग चीज है जो आपको ऑब्जर्व करना है, वो क्या है, वो ये है कि पिक्चर का जो फोरग्राउंड है, जैसे पीछे जो होता है बैकग्राउंड होता है, आगे फोरग्राउंड होता है, तो
फोरग्राउंड में जैसे अगर आप देखोगे ना, पिक्चर देखो सब अपनी अपनी बुक में, इधर इधर क्या देख रहा है बुक में देख ले, ठीक है, अपनी अपनी बुक में पिक्चर देखो तो आपको दिखेगा ये आगे फोरग्राउंड में क्या है ना, फोरग्राउंड में टूटे फूटे मुकुट पड़े हैं, ठीक है। अच्छा देखो ये मुकुट टूटा हुआ है और ये सारी चीजें क्या है ना, दीज आर दी सिंबल्स ऑफ डेस्पोटिज्म, मतलब जो मोनार्की थी, डेस्पोटिज्म मतलब मोनार्क जो होता है एक राजा जो होता है, तो राजा अत्याचारी होता है, वो अपने हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से चीजें चलाता है, तो दीज आर दी सिंबल्स ऑफ डेस्पोटिज्म, ठीक है। डेस्पोटिक रूल जो होता है ना कि अत्याचारी जो वो रहते हैं, क्या बोलते हैं ना, सख्त लोग वगैरह जो रहते हैं, तो ये डेस्पोटिज्म का सिंबल है जो कि स्कैटर्ड है फोरग्राउंड में, जो कि टूट गया है। तो ये इस पिक्चर का जिस्ट है। पिक्चर देखी सबने, बोलो यस और नो, सब ने ये देखी पिक्चर, जल्दी बताओ सबने पिक्चर देखी? हाँ, फैटर्निटी क्या है वो बता रहा हूं, तो ये जो ऊपर लिखा है फैटर्निटी, नाइन्थ क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन वाला चैप्टर था, उसमें हमने प्रियम्बल पढ़ा था, ध्यान आ रहा है, और प्रियम्बल में एक वर्ड पढ़ा था आपने फैटर्निटी, कितने लोगों को ध्यान है जरा बताना, मैं मार मार चमगादड़ बना दूंगा अगर तुम आगे पार्ट पढ़ते जाओगे, पीछे सपाट होते जाएगा तो फिर ऐसे कैसे चलेगा मेरे दोस्त, भूलना नहीं है ना, एक बार पढ़ चुके हो फैटर्निटी, मैं तो 10,000 बार बताऊंगा, लेकिन तुमने पढ़ा है, ध्यान करो जरा, फैटर्निटी कितने लोगों को पता है? गुलू गुलू हाल है, पहले गुलू गुलू कर देता हूं और फिर लगा देता हूं एक चैटर से। फैटर्निटी बताओ कितने लोगों को पता है कि फैटर्निटी का मतलब क्या होता है? इस इमेज को देखने के बाद में सारी चीजें, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड माय फ्रेंड, ब्रदरहुड, ठीक है। तो फैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। तो यहां पे वही बता रहे कि सारे देश जो हैं दे ऑल आर मार्चिंग टुवर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भाईचारे की बात कर रहे हैं, ये फैटर्निटी है, ठीक है। तो अब यही जो मैंने आपको पूरा पिक्चर में बताया ना, तो ये पिक्चर बनाई है किसने? 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फेडरिक सूरियो, ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम उनका, फेडरिक सूरियो ने ये पेंटिंग बनाई, ठीक है, पेंटिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन द नेशंस। तो ऐसे 4 प्रिंट बनाए थे, उनमें से एक प्रिंट ये है, द पैक्ट बिटवीन द नेशंस से वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक सारे देशों के बीच में एक संधि हुई है कि सबको क्या करना है, डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना है, ठीक है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे हम जहां पे सारे देश डेमोक्रेटिक होंगे, ठीक है, रिपब्लिक होंगे, मतलब अपनी अपनी सरकारें खुद चुनेंगे। तो उस सिस्टम के टुवर्ड्स ये क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, उस सिस्टम के टुवर्ड्स ये मूव कर रहे हैं, दी ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ये इमेज ये दर्शा रही है, ठीक है, ये इमेज ये चीज दर्शा रही है। तो अब जैसे अगर अपन यहां देखें तो यहां क्या कहानी बन रही है, इन 1848 फेडरिक सूरियो, ठीक है, 1848 में जैसे अगर हम देखें तो इन 1848 घूम रहा है, in 1848 Frederick Surio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republics as he called them, ठीक है। the first print figure 1 जो यहाँ पे दिया है shows people of Europe and America, men and women of all ages and social classes marching in long train and offering homage to the Statue of Liberty। मतलब इस पिक्चर में यहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे यूरोप और अमेरिका तो आगे निकल गया अमेरिका को, क्योंकि इंडिपेंडेंस और पहले मिल गई थी, फ्रांस से भी इंडिपेंडेंस पहले मिल गई थी, तो अमेरिका आगे निकल गया, दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स दी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और बाकी दूसरे देश जिनको अभी तक आजादी नहीं मिली ना, वो लाइन में चले आ रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के टुवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये सिंबॉलिक तरीके से दर्शा रहा है कि सब आजादी चाह रहे हैं, ठीक है, सब आजादी चाह रहे हैं। men and women of all ages and social class marching in a long train and offering homage to the statue of liberty as they pass by it, जैसे जैसे वो पास उससे निकल रहे हैं, होमेज मतलब श्रद्धांजलि देना, तो अपनी श्रद्धांजलि देते हुए निकल रहे हैं, ठीक है। as you would, ठीक है, as you would recall, artist of the time of French Revolution personify liberty as a female figure। तुमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रेंच आर्टिस्ट वगैरह थे तो उन्होंने फीमेल फिगर्स बनाए थे, ध्यान है तुम्हें नाम, जैसे स्टैच्यू ऑफ मैरियन जो था तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे चौराहे पे लगाए जाते थे, तो लिबर्टी को वो एक फीमेल फिगर बताते थे, मतलब एलेगरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो वैसे ही उन्होंने लिबर्टी को किससे दर्शाया, एक मूर्ति बना दी महिला की उससे, ठीक है। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन इन द अदर, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि एक हाथ में उनके चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन है और दूसरे हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, और ये आंटी खड़ी है बढ़िया स्टाइल से वहां पे कि ये सबको क्या कर रही है, लिबर्टी का मैसेज दे रही है, आजादी का मैसेज दे रही है, ठीक है। तो ये पिक्चर का डिस्क्रिप्शन पूछ लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो, तो एक्सप्लेन फ्रेडरिक सूरियोस ड्रीम इन कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक,
इन फ्रांस ड्यूरिंग द 1848? ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया, 2023 का है। बताओ क्या चाह रहे थे फ्रेडरिक सूरियो, क्या बताना चाह रहे थे इस इमेज से? तो बताना है आपको कि उस इमेज के थ्रू वो वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक का आइडिया कुछ पिच करना चाह रहे थे, जिसमें ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड अमेरिका वर मार्चिंग टुवर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। सिंपल, जो समझ लिया है उसको अपने शब्दों में लिख देना है। और इसीलिए मैं कहता हूं क्या कि 1 क्वेश्चन अ डे कीप द एग्जाम फेयर अवे। एक क्वेश्चन डेली लिखते रहोगे ना, एग्जाम और माइनस हो गया, पेन गिर गया, ठीक है। एक क्वेश्चन डेली लिखते रहोगे तो एग्जाम फेयर आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा। आंसर राइटिंग ऐसे इवॉल्व होगी। मैंने पढ़ाया, तुमने पढ़ा, समझ में आया, मैंने समझाया, और लेकिन उसको लिखना जरूरी मेरे दोस्त। और वो लिखना कैसे है? तो जो पढ़ रहे हैं उसको लिखते चलना है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है आगे? तो फीमेल फिगर हियर यू कैन रिकॉग्नाइज, जैसे उनके एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड अदर है, ठीक है। चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड अदर है। On the earth, in the foreground of the image lies the shattered remains of the symbols of absolutist institutions, ठीक है। जो उस इमेज में आगे की तरफ देखोगे, जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वगैरह। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या है? ऐसा गवर्नमेंट जहां पे क्या है, उस गवर्नमेंट की पावर के ऊपर कोई रिस्ट्रेंस नहीं है, वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से क्या कर रही है, ठीक है, पावर एंजॉय कर रही है, सारी चीजें, तो वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो जैसे मोनार्की हो गया, ठीक है। तो मोनार्की वगैरह के जो सिंबल्स हैं वो सामने स्कैटर्ड है ना, फोरग्राउंड में टूटे पड़े हैं। इन सूर्योज यूटोपियन विजन, यूटोपियन विजन क्या होता है? मैं एक एक शब्द समझाते चल रहा हूं। यूटोपियन विजन इज समथिंग विच इज फार फ्रॉम द रियलिटी, ठीक है। अ विजन ऑफ सोसाइटी, अ विजन ऑफ सोसाइटी, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब जैसे कि ऐसा बोलते ना कि काश ऐसा समय आ जाए कि जब मैं चाहूं तब बारिश हो जाए। मैं बोल दूं कि पानी गिरो तो इंद्र भगवान ऊपर से नल खोल दे। मैं बोल दूं क्या कि आज स्कूल जाने का मन नहीं है, आज बाढ़ आ जाए तो बाढ़ आ जाए। तो ऐसे ऐसे विजन को, जब आप ऐसा विजन लेके चलोगे इतना भयंकर, तो इस विजन को कहा जाता है यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन विच इज फार फ्रॉम द रियलिटी, ठीक है। या फिर अ विजन फॉर द सोसाइटी दैट इज सो आइडियल, इतना आइडियल मान के चल रहे हो आप। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सारे देश आजाद हो जाएंगे, सब लिबर्टी की तरफ जाएंगे, सब जो है तो मोनार्की वोनार्की खत्म हो जाएगी, बहुत मारेंगे राजा, अभी देखना आगे राजा पिटाई करेंगे लोगों की, है ना। तो उस समय पे ऐसा सोचना कि सब कुछ डेमोक्रेटिक हो जाएगा, वो यूटोपियन था, विच वॉज फार फ्रॉम देयर रियलिटी। जो एक्चुअल रियलिटी थी वो उससे अलग था, समझ गया ना। जो उनकी एक्चुअल रियलिटी थी दैट वॉज डिफरेंट फ्रॉम इट। तो ऐसे यूटोपियन शब्द का इस्तेमाल होता है, समझे? बताओ, क्लियर है ना? क्लियर है? ऐसे यूटोपियन सोसाइटी का वो बनता है। तो इन सूर्योज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज, ठीक है। सूर्यो के जो यूटोपियन विजन की अगर बात करें तो जो दुनिया के लोग हैं, तो पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, ठीक है। तो उस सूर्यो के उस यूटोपियन विजन में, क्लियर है ना यहां तक सारे बच्चों को? यूटोपियन मतलब, क्योंकि फ्रेडरिक सूर्यो ने पेंटिंग बना दी, लेकिन उस पेंटिंग के थ्रू क्या चाह रहे हैं वो वही जानते हैं बस, क्योंकि वो रियलिटी से अलग है। आज पराक्रम की वीडियो कितनी बजे आएगी? पराक्रम की वीडियो आज नहीं आएगी बेटा, कल आएगी, ठीक है। आज आप 9th वाले बच्चों के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वीडियो जाना है, तो आज वो जाएगी। पराक्रम वाले वीडियो बच्चों के लिए वीडियो कल, ठीक है। फोरग्राउंड मतलब आगे की तरफ, बैकग्राउंड जैसे बोलते हैं पीछे की तरफ। क्लियर हुआ? क्लियर? इसकी डब्ल्यूपीपी जब ये चैप्टर हो जाएगा तब मिलेगी। अभी तुम्हें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की डब्ल्यूपीपी मिल गई है, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की डब्ल्यूपीपी सॉल्व कर लो मेरे लाल, सिंपल। जो है उसको छोड़ के हर चीज के लिए रोना मचाना है, गजब। वो अलग ही लेवल का बंदा था यार। एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब ये होता है कि जब एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे किसी की पावर पे कोई चेक नहीं है, ठीक है। जैसे मोनार्क्स जो होते हैं तो एब्सोल्यूट रूलर्स होते हैं, उनको कोई सवाल करने वाला नहीं, उनसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं, उनको जैसा लगता है वो वैसा करते हैं, तो वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन कहलाएगा, समझ में? तो वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन कहलाया। गॉट इट? समझ गए ना बाबू?
टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट का मतलब ये होता है कि वो जो मूर्ति थी, उस मूर्ति के हाथ में एक ऐसी टॉर्च थी जिससे वो प्रकाश दिखा रही है कि गड्ढे में मत गिर जाना, सीधे 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 को चल। ऐसा नहीं है। टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट मतलब कि वो एक सिंबॉलिक वो है, जैसे ऐसे धारावाहिकों में, हिंदी धारावाहिकों में दिखाते ना, ऐसा करके भगवान देते हैं, यहां से आशीर्वाद निकलता है टन। तो वो आशीर्वाद ऐसा नहीं कि यहाँ उजाला दिख गया, बाद माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक सिंबॉलिक प्रकाश होता है कि उसको देखने के बाद में आदमी को क्या लगता है कि हाँ हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वही टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट मतलब कि उस टॉर्च के पास से सारे लोग निकल रहे हैं तो दे आर बीइंग एनलाइटेंड, उनको परम ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा। और ब्रह्म ज्ञान उस समय के लिए क्या था कि सब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाएंगे। क्लियर है ना? देखो इस पे क्वेश्चन पिक्चर को ही एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बस आपको वो ध्यान रखना होता है। तो ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड जो है, तो इमेजेस ऑफ on the earth in foreground of the image lies the scattered remains of the symbol of absolutist institutions। वो हो गया। in Suryo's यूटोपियन विजन, जो फ्रेडरिक सूरियो का यूटोपियन विजन है, ठीक है, जो कि विच इज फार फ्रॉम द रियलिटी, उसमें अलग अलग वर्ल्ड के लोग जो है, वो डिस्टिंक्ट नेशन जो है, वो अलग अलग फ्लैग और नेशनल कॉस्ट्यूम से आइडेंटिफाइड है। उस प्रोसेशन को, मतलब वो पूरे के पूरे जत्थे को, वो जो ग्रुप आ रही है ना, लाइन, ये ट्रेन बना के आ रहे हैं, छुक 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 छुक, तो इस ट्रेन को लीड कौन कर रहा है वो बताया, ठीक है। तो लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड इस पिक्चर में आपको दिखेंगे भी नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड आगे निकल चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये पिक्चर बनाई गई थी 1848 में, उसके कई समय पहले यूएसए और स्विट्जरलैंड आजाद हो चुके थे। तो इस प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं कौन? यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड, ठीक है। विच बाय दिस टाइम वे आर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, मतलब तब तक वो ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे। शब्द पकड़ के रखना, नेशन स्टेट अभी आगे समझाऊंगा, मतलब कंट्री बन चुके थे तब तक वो, ठीक है। तब तक वो कंट्री बन चुके थे, ऐसा भी बोल सकते हो आप। नेशन स्टेट को तुम चाहो तो कंट्री लिख लो, अभी समझाऊंगा मैं, लेकिन ठीक है। तो इस प्रोसेशन को वो लोग लीड कर रहे थे। उसके पीछे है फ्रांस। फ्रांस तो आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, ये रहा फ्रांस, ये जा रहा फ्रांस, ये देख फ्रांस, ठीक है, ट्राई कलर फ्लैग फ्रांस का। तो फ्रांस जो है, तो फ्रांस उनके पीछे पीछे आ रहा है। आइडेंटिफाइबल फ्रांस जो था, तो फ्रांस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बिहाइंड देम वाज फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर, ठीक है। फ्रांस अपने रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर को लेकर फिर पीछे पीछे आ रहा है। पीछे पीछे को आ जा, बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू, क्योंकि 1848 में आप देखोगे, 1848 में फ्रांस रिपब्लिक बनता है। तो पेंटर का विजन है ना, पेंटर का विजन है, तो उनके पीछे बस फ्रांस चला चला आ रहा है। she is followed by the people of Germany bearing the black, red and golden flag, ठीक है। अब फ्रांस के बाद में, क्योंकि उस समय यूरोप में वो माहौल था कि जर्मनी में लड़ाइयां चल रही थी, तो पेंटर को लग रहा था कि फ्रांस के बाद जर्मनी की बारी आएगी आजादी की, है ना, मोनार्क वगैरह को खत्म कर देंगे। तो बिहाइंड देम वर जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी आ रही है किसके? फ्रांस के पीछे पीछे। फिर इंटरेस्टिंगली एट दैट टाइम व्हेन सूर्यो क्रिएटेड दिस इमेज, जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। आगे आप जब पढ़ोगे चैप्टर तो आपको समझ में आएगा कि जर्मनी था ही नहीं, जर्मनी प्रूशिया था। मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो जर्मनी वॉज प्रूशियन एम्पायर, लेकिन लोगों के अंदर वो भाव था, वो नेशनलिज्म था, वो नेशन स्टेट की फीलिंग थी, और इसी चीज को पेंटर ने कैप्चर किया है उस इमेज के अंदर। तो उन्होंने जर्मनी को बताया कि हाँ फ्रांस का, जर्मनी को भी आजादी मिलेगी, ठीक है। द फ्लैग दे कैरी इज द एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848। 1848 में जो लिबरल रेवोल्यूशन हुआ था जर्मनी में, जो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, तो फ्लैग उस होप को दर्शाता था, क्योंकि उन लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने वो झंडा बनाया था, ट्राई कलर फ्लैग, ब्लैक, रेड और गोल्डन जो है, ठीक है। ये हो गया टू यूनिफाई न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये लोगों की आस थी कि जर्मनी जैसा देश बनना चाहिए ना, तो उस आस को दर्शाते हुए उन्होंने जर्मनी का फ्लैग बना के वो पेंटिंग में डाला है। फॉलोइंग द जर्मन पीपल वर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। और फिर पीछे पीछे बहुत सारे देश लगे हुए हैं। तो जर्मनी के पीछे उन्होंने बताया ये सारे देश हैं। फ्रॉम द हेवेंस, ऊपर आसमान से, अगर जैसे देखोगे पिक्चर में दिखा रहे हैं, ऊपर आसमान में ढोल ताशे बज रहे हैं, और ऊपर आसमान से क्या हो रहा है बाबू? फ्रॉम द हेवेंस, जैसे अगर आप देखोगे, क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गैज अपॉन द सीन, दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फैटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। आर्टिस्ट ने उन सारे देवी देवताओं से आशीर्वाद दिलवा दिया और उनको फैटर्निटी सिंबलाइज करने के लिए बताया कि सब अच्छे से रहो, प्यार से रहो, लड़ो बड़ो मत, चिज्जी खाओ, पैसे लो, लेकिन खुश रहो, ठीक है। तो वो उस तरह का मैसेज जो है पेंटर ने अपने दिमाग में विजुअलाइज किया था और उसको फिर पेंट कर दिया फ्रेडरिक सूरियो ने। क्या आपको पिक्चर क्लियर है? बताओ मेरे दोस्त,
ये इमेज क्यों बताइए, ये इमेज पे एक क्वेश्चन आता है, पहली बात तो सीधा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको दिखाया। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, जैसे ऐसा क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन दी फ्रेडरिक सूरियो ड्रीम इन कंटेक्स्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इन फ्रांस, तो जो पेंटिंग बनाई है, तो आपको यहां पे क्या करना है, पेंटिंग को ही एक्सप्लेन करना है, पेंटिंग जो बनाई है उसको एक्सप्लेन करना है। एग्जामिन दी सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन फ्रेडरिक सूरियो पेंटिंग। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है, तो आपको बताना है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है। वो सिंबल ऑफ लिबर्टी है, एक हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, विमेन को तो उस समय राइट ही नहीं थे, और दूसरे हाथ में क्या है, दूसरे हाथ में जैसे देखोगे तो 3 नंबर में लिखना है, ये क्वेश्चन का आंसर भी है ना। दूसरे नंबर में जैसे तीसरे नंबर पर अगर जैसे लिखोगे तो दूसरे हाथ में क्या है, एक टॉर्च है जो कि एनलाइटनमेंट का काम कर रही है, ठीक है, एनलाइटनमेंट मतलब लोगों को सत्य की राह दिखा रही है, वैसा। क्लियर है, बताओ। क्लियर हुआ। एब्सोल्यूटिस्ट टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट क्या है बाबू, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट ये है कि जब तुम्हें अंधेरा दिखेगा तो वहां से वो उजाला दिखाएगी। सिंपल चीज है, वो एक सिंबॉलिक वो बताया गया कि मान लो अगर मैं ऐसे ऐसे लेके खड़े हो गए तो तुम्हें क्या लगेगा कि तलवार है ना मेरे हाथ में, कलम से क्रांति, तो ये मेरे हाथ की तलवार हो गई एक तरह से, ठीक है, ये मेरे हाथ की तलवार हो गई। तो वही चीज मैं दर्शाना चाह रहा हूं कि टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट लेके जब वो एक इमेज बनाई जा रही है, तो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट मतलब ये बता रही है कि वो टॉर्च, वो ऐसा हाथ ये दर्शा रहा है कि जैसे स्टैच्यू ऑफ वो यूएसए में जो है, न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, हाँ, तो वो भी तो अपने हाथ में किसी मशाल लेके खड़ी है, तो मशाल क्या आग लगाने के लिए क्या शहर में, नहीं, वो मशाल एक तरह से क्रांति दर्शा रही है। तो वैसे स्टैच्यू ऑफ यहाँ की जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उसके हाथ में जो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, वो ये दर्शा रही है कि इस प्रकाश से लोगों को ज्ञान मिलेगा, बूम, वैसा, ठीक है। Why did Frederick Surio present utopian vision of his print? ठीक है, एक्सप्लेन वन रीजन, 1 नंबर का क्वेश्चन था। यूटोपियन विजन क्यों है, क्योंकि बिकॉज यूटोपियन मतलब क्या होता है, विच इज द आइडियल स्टेट ऑफ द सोसाइटी विच इज नॉट द रियलिटी, ठीक है। तो आप यहां पे ये लिखोगे, बिकॉज एट दैट टाइम थिंकिंग अबाउट, तो इसमें कुछ भी मैंने रटा नहीं है, सब मन से लिख रहा हूं, मन से पढ़ा है, मन से बता रहा हूं, और आपको भी वही करना है। सुनो मेरी बात, अब हम क्लास 6, 7, 8 में नहीं है कि 10 क्वेश्चन लिख दिए गए और 10 क्वेश्चन को हमने रट के याद कर लिए। इट्स ऑल कि आपने क्या समझा और उसको अपने शब्दों में कैसे लिख पा रहे हो, और यही आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे प्यारे बच्चे। ला मैं तुझे गुल्ली गुल्ली कर दूं, ठीक है। आप अभी मई में बैठे हो, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, 9 और 1 10 महीने हैं पूरे आपके पास में। 10 महीने में आपको अगर बिल्कुल भी लिखते नहीं आता है तो बिलीव मी, आप सिर्फ एक आंसर रोज लिखना शुरू करो, ठीक है। ये मैं सोशल साइंस की कसम खा के बता रहा हूं, मैं अपने 11 साल पुराने अनुभव से बता रहा हूं आपको। मैंने ऐसे बच्चे देखे, मैंने पढ़ा ना ऑफलाइन से शुरू किया था, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको है ना आंसर लिखने का बोल देता था और मुझे सिर पकड़ना पड़ता था ऐसा कि हे भगवान, इस बच्चे का सिर पकड़ के सिर में सिर मार लूं, मेरा सिर दीवार में मार लूं, क्या कर लूं, लिखते ही नहीं आता था उनको। लेकिन फिर अप्रोच क्या रखी मैंने, और मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल के आ रहा हूं, क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि आई एम अ कोर टीचर, ठीक है। मैंने रगड़ रगड़ के पढ़ा है, पढ़ाया है, और बच्चों को पीटा है और फिर उन्हें सिखाया है, तो मुझे पूरी साइकोलॉजी समझ में आती है कहां बच्चा फंसता है। आप में से बहुत सारे बच्चे बेटा उधर मुस्कुरा रहे होंगे, शुक्र मनाओ ऑनलाइन बैठे हो, तुमने तो भी तुम्हारी पिट्टी कर देता। तो आप में से बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट पे मेरे साथ एग्री करोगे कि यार सर हमें समझ सब आ रहा है, चैप्टर भी समझ में आ रहा है, कहानी भी समझ में आ रही है, फ्रेडरिक सूरियो भी समझ में आ गया, उसकी पेंटिंग भी। फंसते कहां है कि आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें तैरते नहीं आता है तो तैरना सीखना पड़ेगा। मतलब लाइफ इज नॉट कॉम्प्लेक्स एंड आवर प्रॉब्लम्स आर आल्सो नॉट कॉम्प्लेक्स, बस सीधा सीधा है सब कुछ, हम उल्टा बनाते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तैरना नहीं आ रहा तो तैरना सीखना पड़ेगा, आंसर नहीं लिखते आ रहे तो आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर लिखो, बहुत गंदे आंसर लिखो, इतने गंदे आंसर लिखो कि टीचर पेपर फाड़ दे, पेरेंट्स घर पे पीटे तुम्हें। लेकिन जब तक आप गंदे आंसर नहीं लिखोगे, हमारे आंसर अच्छे कैसे होंगे, है ना।
तो वो गंदे आंसर से लिखना शुरू करो, टूटी फूटी इंग्लिश में लिखो, लेकिन लिखो जो मन में विचार आ रहा वो लिखो। तो अब जैसे यहां पे हमने समझा कि फ्रेडरिक सूरियो, व्हाई डिड फ्रेडरिक सूरियो प्रेजेंट यूटोपियन विजन इन हिज प्रिंट, उसने ऐसी चीज क्यों बताई विच वाज फार फ्रॉम द रियलिटी, क्योंकि बिकॉज एट दैट टाइम थिंकिंग अबाउट, मतलब उस समय पे डेमोक्रेसी के बारे में सोचना, ठीक है, बिकॉज एट दैट टाइम थिंकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, thinking about democracy was far from the reality, far from the reality, and far from the reality, ठीक है, his paintings, ठीक है, his paintings showed the dream of वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उनकी पेंटिंग से वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही बनाना चाह रहे थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विच वॉज यूटोपियन। उस समय पे ये चीज यूटोपियन थी, ठीक है, सिंपल है। कितने लोगों को समझ में आ गया? फर्स्ट प्रिंट मींस मतलब उन्होंने 4 प्रिंट बनाए थे, तो 4 प्रिंट में से पहला प्रिंट। पराक्रम क्या है, पराक्रम क्या है, कल सबको पता चल जाएगा क्या है पराक्रम, चिंता ना करो, ठीक है। बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से क्राफ्ट किया है पराक्रम। तो वंस द वीडियो इज लाइव टुमारो आई विल लेट यू नो कि क्या है पराक्रम, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है बस तुम्हें। शी क्यों बोला आपने? शी मतलब जैसे होता है ना भारत माता, तो उस तरह से उन्होंने कंट्री को यहाँ पे शी वर्ड के साथ सिम्बलाइज किया, फ्रांस को। क्लियर? शो मी ऑल 4 प्रिंट्स। एक पढ़ ले मेरे लाल, एक पढ़ ले बस, एक जो दिए वो पढ़ लेना, उसमें नंबर मत कटवा के ना। शो मी ऑल 4 प्रिंट्स। चलो टीचर बन रही है, आगे बढ़े बाबू। यार क्या तो राइटिंग लिखी मैंने, अच्छे से समझ में आ रहा है, कैसी बात करते हो। ठीक है, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। तो हमने फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग देखी। आप चैप्टर के आगे के एसेंस को उठाते हैं, देखो तो चैप्टर के अगर आगे के एसेंस को दिखाएं, क्वेश्चन हो गए। हाँ, चैप्टर के अगर आगे के एसेंस को उठाएं आप, तो आगे का एसेंस क्या कहता है चैप्टर? अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अभी माहौल बन रहा है, अभी चैप्टर चालू ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय फ्रेडरिक सूरियो इन फिगर 1। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। एक एक लाइन समझना, एनसीईआरटी से पढ़ाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव है कि एक एक चीज समझ में आए। तो जो फ्रेडरिक सूरियो अपनी पेंटिंग में बात कर रहे हैं ना, जो विजन उन्होंने विजुअलाइज किया है कि वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्रीज बन जाएंगे, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि उसमें आप वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी कैसे लाओगे? तो वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी लाने के लिए नेशनलिज्म ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी लाने के लिए नेशनलिज्म ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उस नेशनलिज्म ने आपको क्या देखने को मिला है कि लोगों को एकजुट किया है, और जब लोग एकजुट हुए तो उसी के चलते क्या है कि पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। जब नेशनलिज्म के चलते लोग एकजुट हुए तो पॉलिटिकल ऑर्डर में चेंजेस आए, चीजें बनी है, बिगड़ी है, ठीक है, वैसा वैसा सिस्टम हुआ है, ठीक है। मतलब मोनार्क चले गए, मोनार्क के जाने के बाद में लोगों की सरकारें बनी। ये तो द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। आ गया फिर से, है ना। तो ये जो भी उठापटक हुई ना कि लोगों, देखो आपको 2 डंडे पड़े, समझना मेरी बात, आपको 2 डंडे पड़े जोर से, तो आपको जो 2 डंडे पड़े, तो उसमें डंडे मारने वाले का कसूर नहीं है। वो डंडे खाने की प्रक्रिया कहीं बहुत पहले चालू हो गई होगी। कैसे? आपके मन में एक विचार आया होगा कि गर्मियों का मौसम है, आम खाने चाहिए। अब आपने देखा बाजार कौन जाएगा, तो आपने देखा आपके बाजू में एक बगीचा था, उसमें आम लगे थे। तो आप क्या कर रहे, आपके अंदर वो विचार आया, उस विचार के चलते आप घर में से निकले। आपने घर में से निकलने के बाद में उस बगीचे में घुसने का प्रयास किया, हाथों पैरों से गए, फिर आप
आपको क्या बोलते हैं कि आपके मुंह में एकदम पानी आ गया क्या, आम, आहा, ठीक है, तो आपने हाथों से पेड़ पे पत्थर उठाया, पेड़ पे पत्थर मारा, आम गिराए। अब इस पूरी प्रोसेस में एंड रिजल्ट क्या हुआ कि आपको डंडे पड़े, क्योंकि आप पकड़ में आ गए, ठीक है, आप पकड़ में आ गए तो आपको डंडे पड़ गए। तो अब ये एग्जांपल से मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो डंडे पड़े हैं, तो वो डंडे पड़ना वॉज द एंड रिजल्ट, एंड में ये हुआ, लेकिन उसकी कहानी तो आपके मन में वो विचार से ही शुरू हो गई थी ना। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यूरोप में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे यूरोप में अलग अलग नेशन स्टेट्स बने। पॉज पॉज नेशन स्टेट्स क्या है? तो नेशन स्टेट्स आर बेसिकली कंट्रीज बनी बहुत सारी, ठीक है। जर्मनी जर्मनी बना क्योंकि जर्मनी पहले था ही नहीं। फ्रांस फ्रांस बना, नहीं तो फ्रांस पहले मोनार्क के अंडर में था। ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर था, पूरा एक साम्राज्य था। तो साम्राज्य हटता है और साम्राज्य हटने के बाद में कंट्री बनती है। कौन सी कंट्री बनती है? हंगरी कंट्री बनती है, ऑस्ट्रिया कंट्री बनती है एक, ठीक है। तो यहां पे वही बताया जाता है कि शुरुआत हुई लोगों के अंदर नेशनलिज्म के भाव से, जो कि आपको फेडरिक सूरियो की पेंटिंग में देखने को मिल रहा है कि लोग एकजुट हो रहे हैं, देश बन रहे हैं, आजादी चाह रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम चाह रहे हैं। तो लोगों के अंदर भाव आया नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का, कि अपने को देश बनाना है। और उस भाव का एंड रिजल्ट क्या हुआ? भाव मतलब फीलिंग। उस फीलिंग का एंड रिजल्ट होता है कि देयर वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स मतलब लोगों ने कंट्रीज बनाई, लोगों की फिक्स्ड टेरिटरी होगी, लोगों का फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, उनका पॉलिटिकल सेटअप होगा, वहां के लोग अपने आप को सिटीजन मानेंगे उस कंट्री का। तो ऐसे सिस्टम को नेशन स्टेट कहा जाता है, ठीक है। तो the end result of these changes was the emergence of nation state in the place of multinational dynastic empires of Europe। मतलब कि नेशन स्टेट्स आए, किसकी जगह पर आए? तो पहले क्या हुआ करते थे? इन द प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। तो पहले मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स होते थे कि कोई एक कंट्री वाला या फिर एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का एम्पायर नहीं होता था, बहुत बड़ा साम्राज्य होता था राजा का, उसमें ऐसी भाषा बोलने वाले लोग भी होते थे, रंदा तापसा वो भाषा बोलने वाले लोग भी होते थे। जैसे देखो ना कि महेशमती साम्राज्य तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसमें सब भाषा बोलने वाले सब तरह के अलग अलग लोग रहते थे। तो वही चीज है कि पहले मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स हुआ करते थे। उन मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर से हटके क्या है, फ्रेंच बोलने वालों ने फ्रांस बनाया, जर्मन बोलने वालों ने जर्मनी बनाया, समझ आ रहा है, पॉलिश लैंग्वेज बोलने वालों ने पोलैंड बनाया। तो इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट देखने को मिली इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर। आई कैन बेट ऑन दिस। तुम्हें एक एक शब्द कोई नहीं पढ़ाएगा पूरी दुनिया में, मैं एक एक शब्द पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे शौक है पढ़ाने का, कि अच्छे से समझ आना चाहिए, एक एक चीज, कहानी कनेक्ट होना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? क्लियर हुआ? अरे बता दो मेरे लाल। ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर के अभी आगे आएगा, वो भी आएगा बाबू। यस, जियो चैप्टर 1 के नोट्स कल में मिल जाएंगे। तो अब आगे आगे बढ़ते हैं। तो द कंसेप्ट एंड द प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट in which a centralized power exercise sovereign control over clearly defined territory has been developing over a long period of time in Europe. But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. अब अच्छे समझना, यहाँ पे दो शब्द आ गए, उनकी लड़ाई हो गई दो शब्द की। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना, जो कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस था मॉडर्न स्टेट बनाने का, मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है समझाता हूं। जैसे एक चीज बता रहा हूं कि जब आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने लगे, जैसे अगर हम बात करें कि जब मशीन्स आ गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, इंडस्ट्रीज वगैरह आ गई, तो राजा के अंडर में भी जब ये चीजें चल रही थी तो राजा का एम्पायर भी मॉडर्न हो रहा था। तो यहां पे वही बताया गया है क्या, कि जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस था ना, मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, जहां पे एक सेंट्रलाइज्ड पावर हो जो कि सारी चीजें संभाले, तो राजा होता था, राजा सारी चीजें संभालता था, ठीक है, ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, तो राजा को पता होता था इतना मेरा क्षेत्र है, ठीक है। ये एक लंबे समय से यूरोप में चला आ रहा था, ठीक है। मॉडर्न स्टेट्स जो राजाओं के एम्पायर थे वो मॉडर्न हो रहे थे धीरे धीरे, बट मॉडर्न होना वॉज नॉट मॉडर्न एट दैट टाइम। क्यों? क्योंकि वो तो प्रोग्रेशन ऑफ टाइम है कि समय के साथ में, जैसे आज मोबाइल है तो
इंटरनेट है, तो मोबाइल है, तो ये चीजें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई ही है। लेकिन जो नई चीज थी, देखो थोड़ा थॉट गहरा हो रहा है लेकिन पढ़ने की कोशिश करना। तो और मैं सिंपल बोल सकता था नेशन स्टेट्स ये होते हैं, मॉडर्न स्टेट्स होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कनेक्ट क्यों करवा रहा हूं, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले। तो नेशन स्टेट्स का इमरजेंस हुआ नेशनलिज्म की फीलिंग से, जब लोगों के अंदर भाव आया कि यार मेरा देश है ना, मेरा देश। वो जब भाव आया लोगों के अंदर, तो उन्होंने बोला कि अब जब मेरे देश की फीलिंग आ रही है मेरे अंदर, तो एक देश होना चाहिए मेरा, क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए मेरे देश की। फाइन, समझ में आ गया ना, यहां तक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए मेरे देश की। तो ये नेशन स्टेट का कंसेप्ट नेशनलिज्म से एसोसिएटेड है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि मॉडर्न स्टेट्स तो बन रहे थे, राजा लोगों के अंडर में भी बन रहे थे, एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, उस पर सेंट्रल पावर, सॉवरिन पावर है जो रूल कर रही है, राजा रूल कर रहा है। लेकिन हुआ क्या कि इस मॉडर्न स्टेट में, जैसे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो जब ये नेशन स्टेट की फीलिंग डेवलप हुई ना, तो बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स। अच्छा एग्जांपल देता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपर्स इज अ मॉडर्न एडटेक प्लेटफॉर्म। वो तो हो गई क्योंकि नेक्स्ट टॉपर्स के ओनर हैं, 3 ओनर हैं, वो 3 ओनर क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं। तो उस केस में अगर हम तीनों ही ये सोच रहे हैं कि हम 3 ही लोग हैं, हम 3 ही लोगों से चल रहा है, ये वो हो रहा है, तो वो एक मॉडर्न स्टेट का एग्जाम्पल हो गया। जैसे राजा सोचता था कि राजा का है और ये चल रहा है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है उसके पास, चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप ये देखोगे कि आपके 11th के टीचर्स, आपके 8th के टीचर्स, आपके 12th के टीचर्स, आपके जेई नीट के टीचर्स, सारे टीचर्स मिलके क्या कर रहे हैं ना, ये सोच रहे कि नहीं, ये सिर्फ 3 लोगों का नहीं है, नेक्स्ट टॉपर्स हम सब का है, हम एक परिवार है, हम देश का भविष्य बनाते हैं। तब आप क्या बोलोगे कि मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट बन गया, ठीक है। तो वही हुआ कि मॉडर्न स्टेट्स तो राजाओं के अंडर में भी थे, बट वेयर दी थिंग्स चेंज्ड। तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि नेशन स्टेट का कंसेप्ट तब निकल के आया जब बहुत सारे लोग जो है, जनता जो है, जब उनके अंदर वो नेशनलिज्म की फीलिंग है ना, तो जनता भी ये मानने लगी क्या कि ये हमारा देश है, ठीक है। नॉट ओनली दी रूलर्स, सिर्फ अब रूलर्स नहीं बोल रहे कि ये मेरा कंट्री है, जनता भी मान रही है मेरा कंट्री है, तो मेरे कंट्री में मेरी सिटीजनशिप होना चाहिए, मेरे कंट्री के टुवर्ड्स मेरा प्यार होना चाहिए, वो नेशनलिज्म की फीलिंग होना चाहिए। तब नेशन स्टेट्स बने। तो मॉडर्न स्टेट्स डेवलप्ड इनटू नेशन स्टेट्स व्हेन द सिटीजंस started feeling that these मतलब these territories belong to them, ठीक है। वो टेरिटरीज जो है वो उनको बिलोंग करती है, जब वो फील करना शुरू करते हैं तब वो नेशन स्टेट्स बनते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि कॉमन आइडेंटिटी है उनकी, उनकी शेयर्ड हिस्ट्री है, शेयर्ड डिसेंट है, मतलब उनके पूर्वजों से उन्होंने ये लेगेसी पाई है, उनकी हिस्ट्री कॉमन है, तो इसीलिए उनके लिए एक देश है वो, ऐसा, ठीक है। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। और ये जो कॉमननेस की फीलिंग है लोगों के अंदर, वो हमेशा से नहीं रही है, ठीक है। इट वाज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स, जब लोगों ने, जैसे एक टीम कब बनती है, जब वो साथ मिलके एक गोल मारते हैं। नहीं तो ऐसे तो सब अपनी अपनी ड्रिबलिंग करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, अकेले अकेले खेलते रहेंगे। लेकिन फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट कब बनता है, जब सबको एक गोल मिलता है, एक स्ट्रगल मिलती है ना। तो वही है कि लोगों के अंदर ये नेशन स्टेट वाली फीलिंग एकदम से नहीं आई है, वो धीरे धीरे फोर्ज हुई है, धीरे धीरे उनके अंदर इंक्लूड हुई है, जब उन्होंने कॉमन स्ट्रगल किया, सबने राजा से परेशान होकर, फ्रांस में सबने राजा एक साथ आके राजा को हटाया, तब उनके अंदर वो कॉमननेस की फीलिंग आई, समझे। तब उनके अंदर वो कॉमननेस की फीलिंग आई थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप, ठीक है। ये एक लाइन समझ लेना कि इस पूरे चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे कि वो क्या क्या प्रोसेसेस रही है जिसके चलते यूरोप में नेशन स्टेट्स बने, लोगों के अंदर वो कॉमननेस आई, लोग एकजुट हुए, वही है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड आई सबमिट माय आर्गुमेंट हियर माय लॉर्ड। आया समझ में? एक बार फिर रिकैप दूंगा, लेकिन ये थोड़ा वो है, मतलब बोल सकते हैं थोड़ा फिलोसॉफिकल है, बट आई होप you got a clarity। जब नेशनलिज्म इन इंडिया की क्लास लिया तो भगवान, पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप है, थंबनेल गलती से गलत लग गया है, मत घबराओ, पहले ये पढ़ लो। क्लियर हो गया? बताओ, अरे बता दे मेरे लाल। एक बार फिर दूं रिकैप? क्लियर हो गया? नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद,
लव टुवर्ड्स योर ओन नेशन। पोल होता है ना, पोल होता है, अभी दूंगा जब क्वेश्चन आएगा तब पोल दूंगा ना। चलो सर्वे लेता हूं एक, ठीक है, ए और बी में सर्वे ले रहा हूं एक, ए और बी में। ए इज फॉर यस, क्लियर है, यस क्लियर, ठीक है, और बी, बी बी वही बोलना कि बिल्कुल समझ ही नहीं आया है उनके लिए, ठीक है। ये चैप्टर का स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इससे क्वेश्चन सिर्फ एक बनता है, और वो क्वेश्चन एक क्या बनता है पता है, कि ये जो मैंने आपको यहां दिया है, फ्रेडरिक सूरियो की जो पेंटिंग है उसका बताओ वो क्या कहना चाह रहा है। एक ही क्वेश्चन बनता है बाबू यहां से, ठीक है, एक ही क्वेश्चन बनता है। क्लियर? क्लियर? बहुत जल्दी पोल पे दे दो। चलो भाई, पोल का रिजल्ट आ गया है। 70% बच्चे बोल रहे हैं एकदम क्लियर है, और 30% बच्चे बोल रहे हैं क्लियर नहीं है। तो मेरा दायित्व बनता है, लेकिन मैं एक बार और समझाऊं तो अब समझना हमने क्या क्या पढ़ा बाबू अभी तक, है ना। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा समझना। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हमने फ्रेडरिक सूरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें वो अपना ड्रीम दर्शा रहे वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का, जिसमें अलग अलग देश मार्च करते हुए जा रहे हैं टुवर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन और दूसरे हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट लेके खड़ी है। अब सारे देश एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यूएसए और स्विट्जरलैंड जो आगे निकल चुके हैं, फ्रांस इज नियर द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्योंकि उसको उस समय पे आजादी मिली थी, उसके पीछे जर्मनी है, एंड फॉलोइंग इट आर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, ये सारी कंट्रीज भी लाइन में आ रही हैं। अब इस पूरे सेटअप में आपको देखने मिल रहा है कि फोरग्राउंड में टूटे फूटे एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क के जो सिंबल्स हैं, जैसे ताज वाज है, ये टूटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ऊपर जैसे आप देखोगे तो अप इन दी एयर आपको बहुत सारे क्या देखने को मिले, एंजल्स वगैरह जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो फैटर्निटी को दर्शाते हैं कि वर्ल्ड में भाईचारा बना रहे, इसी तरह से डेमोक्रेसी रहे। अब फ्रेडरिक सूरियो की जो पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग उस समय के विजन से अलाइन नहीं हो रही, क्योंकि उस समय तो राजा महाराजा रूल कर रहे थे, तो इसीलिए उसके विजन को यूटोपियन कहा गया, कि विच इज फार फ्रॉम द रियलिटी, ठीक है। अब लेकिन इस विजन को अचीव होने में नेशनलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्यों? क्योंकि जब कल को देश बने तो देश कैसे बने, जब लोगों के अंदर वो भाव आया, फीलिंग आई नेशनलिज्म की, ठीक है, फीलिंग आई, और उसी नेशनलिज्म की फीलिंग से एंड रिजल्ट बने नेशन स्टेट्स, कंट्रीज बनी। अब नेशन स्टेट्स मॉडर्न स्टेट से कैसे अलग थे, तो स्टेट्स मॉडर्न तो हो रहे थे, राजा वगैरह ने अपने स्टेट्स को मॉडर्न करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन जब लोगों ने अपने आप को उस टेरिटरी से एसोसिएट करना शुरू किया, जब लोगों ने माना कि वो सिर्फ राजा का नहीं है, वो हमारा भी देश है, तब नेशन स्टेट्स बनना शुरू हुए। और इस पूरे चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे, क्या कि क्या प्रोसेसेस रही लोगों के अंदर, वो एकजुटता कैसे आई, लोगों ने नेशन स्टेट्स कंट्रीज कैसे बनाए, वो नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, वो इस चैप्टर की पूरी थीम है। क्लियर? बताओ जल्दी, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन भी दिया मैंने इस पे। अब आ जाओ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब यहां से स्टोरी लाइन चालू होगी, यहां से स्टोरी लाइन चालू होगी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। एक पेज ऐड कर लेता हूं इसके बाद, हाँ ये पेज ऐड कर लेता हूं। अब सुनो मेरी बात, चैप्टर है ना पूरा, ये चैप्टर जो है, ये पूरा चैप्टर दो तरीके से चलता है, ये चैप्टर पूरा दो तरीके से चलेगा। एक है आपका स्टोरी लाइन, और एक रहेगी चैप्टर में क्या, एक स्टोरी लाइन के बाद में चैप्टर में एक रहेगी थीम्स, नहीं आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज लिख देता हूं, आइडियाज आइडियाज और आइडियोलॉजीज रहेंगी, ठीक है। थीम्स रहेंगी, आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज रहेंगी, थीम्स रहेंगी, आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज रहेंगी। क्लियर हो? तो स्टोरी लाइन की जैसे मैं बात करूं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से चैप्टर चालू हो रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कहां है मेरे दोस्त? तो अगर जैसे आप देखोगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, हाँ
एक और पेज ऐड करने दो मुझे, है ना। तो स्टोरी लाइन की टाइमलाइन, स्टोरी लाइन की टाइमलाइन, स्टोरी लाइन की टाइमलाइन मतलब जैसे ये जो मैंने बताया ना कि दो पार्ट में चैप्टर को बांट देते हैं। स्टोरी लाइन मतलब कहानी की पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, जैसा हम हिस्ट्री नॉर्मली पढ़ते हैं। लेकिन हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट डेट्स डेट्स डेट्स, फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स। हिस्ट्री में आइडियाज होते हैं। हिस्ट्री एक पैटर्न में चलती है। हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। तो अगर आपने वो पैटर्न पकड़ लिया तो आपको हिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। तो हमें वो पैटर्न भी पकड़ना है, ठीक है। वो स्टोरी लाइन पकड़ना है, वो पैटर्न पकड़ना है अपने को हिस्ट्री में। तो स्टोरी लाइन की अगर हम बात करें तो स्टोरी लाइन की एक टाइमलाइन भी होना चाहिए कि किस साल में क्या हुआ। तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, है ना। 1789 में जैसे क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो उस फ्रेंच रेवोल्यूशन से अपन चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से चीजों को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है। फाइन, क्लियर है, समझ में नहीं वाली बात? बताओ बताओ। क्लियर हुआ? एक बच्चा लग रहा सर भूख ही लगाई पढ़ते पढ़ते। जाओ मम्मी से बोल दो कुछ खिला दे, तुम्हें भूख लगाई है। अच्छा, मां भूख लगी है, इस शब्द में कितनी ताकत होती ना। मदर्स डे आने वाला है तो जैसे जब अपन बोलते हैं कि मां भूख लगी है, तो मां अपनी सारी बीमारियां छोड़कर रसोई में चले जाती है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक शब्द बोला है कि मां भूख लगी है। मतलब आपकी भूख है ना वो, लेकिन वो फील किसको होती है? मां को होती है। मम्मी अब बीमार भी होती है तो भी वो अपना सब काम छोड़कर रसोई में चले जाती है। ये तुम समझना कभी ये कैसा रिलेशन है यार, बहुत अजीब। मतलब इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो, ठीक है। दिस इज समथिंग बियॉन्ड वर्ड्स, वैसा वाला है कि मां भूख लगी है। इस शब्द में इतनी ताकत है कि वो एक मां अपनी सारी बीमारियां छोड़कर रसोई तक चले जाती है कि नहीं? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? बढ़िया। क्लियर, बहुत बढ़िया। मां का प्रेम रूह में उतरा होता है, दिखाई नहीं देता। और घर से निकलने के बाद मां मुझे उस मोड़ तक देखते रहती है जिस मोड़ के बाद भी मैं दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं था कि वो तब तक खड़ी रहेंगी कि हाँ पहुंचा नहीं पहुंचा। चलो तो आ जाओ इस पे। फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि बस बेटा और 10 मिनट पड़ेगा, उसके बाद में खा लेना जिसको जो जो भूख लगी है, ठीक है। तो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। 1789 में क्या हुआ? 1789 के पहले तक फ्रांस में स्थिति बुरी थी। अब देखो सुनो मेरी बात, थोड़ा सा वो ले लेना, क्या क्या बोलते हैं उसको, नॉस्टैल्जिया, ठीक है। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया लेना, थोड़ा सा पुरानी क्लासेस याद कर लेना। 9th में पढ़ के आए हो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो 1789 के पहले तक फ्रांस में स्थिति बहुत खराब हो रही थी और उस खराब स्थिति के ही कारण फ्रांस की जनता रोड पे निकल के आती है। लुइस 16 को बोलती है निकल बाहर राजा, और मोनार्की खत्म होती है। वो पूरी कहानी थी। सब्सिक्वेंटली फिर आप देखते हैं लुई फिलिप तो हाँ, आपने 1789 से नेपोलियन के आने तक की कहानी पढ़ी है। इसमें नेपोलियन के आगे भी पढ़ेंगे अपन 10th में, है ना। 10th में नेपोलियन के आगे भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म आपको देखने को मिलती है 1789 में, ठीक है। फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वाज फुल फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789। फ्रांस अपने आप को एक कंट्री बना चुका था 1789 में, ठीक है, अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। और मतलब वो फ्रांस जो था तो एक कंट्री की तरह था, लेकिन उस समय पे कौन रूल कर रहा था? उस पर एक एब्सोल्यूट मोनार्क लुइस 16 रूल कर रहा था। किसी की नहीं सुनता था, ट्रेजरी खाली थी, फ्रांस में स्थिति बुरी थी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस थे। ध्यान आया? बचपन में देखा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, वैसे ही क्लास 9th में पढ़ा था। ध्यान आ रहा है कुछ? तो 9th में अपन ये पढ़ा था। अब लेकिन क्या होता है ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब बदला, क्या ब्रॉड लेवल पे अगर आप देखोगे
तो द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्क टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। जैसे क्रिकेट आज एक गेम बन गया, क्रिकेट आज एक गेम बन गया, लोग खेल रहे हैं, एक ओवर में 30-30 रन मार रहे हैं, धड़ाधड़ पीट रहे हैं, लेकिन जब पहली बार किसी ने वो बैट उठाकर एक बॉल को ऐसे मारा होगा और उनको लगा अरे मजा आया, और तब उसको गेम बनाने की कोशिश की गई होगी, तब क्या देखने को मिलता है आपको? तब देखने को मिलता है कि वो एक वाटरशेड मोमेंट था कि यहां से क्रिकेट शुरू हुआ है। देख खुश हो गए सब आईपीएल और क्रिकेट की बात सुन के। पढ़ा लो इधर, ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया? क्योंकि वो फर्स्ट थॉट ऑफ मेकिंग समथिंग लाइक अ क्रिकेट वॉज द बेसिस जिसके ऊपर आज पूरा का पूरा खेल बना हुआ है। तो जो डेमोक्रेसी आज हम देख रहे हैं ना कि पावर टू द सिटीजंस है, वो पावर टू द सिटीजंस जब पहली बार आई होगी तो वो बेस बना, और उसके बाद में फिर पावर टू द सिटीजंस होते चले गए। फिर डेमोक्रेसी आ गई, अमेरिका में आ गई, यहां आ गई, वहां आ गई, ये हो गया, वो हो गया। और पावर टू द सिटीजन देखिए अमेरिका में फ्रांस से पहले थी, बट पावर टू द सिटीजन फ्रॉम मोनार्क्स। क्यों? क्योंकि मोनार्क्स को तो भगवान माना जाता था। ऐसा माना जाता था जो राजा महाराजा है ये तो देव का अवतार है, नीचे जमीन पे उतर के आए भगवान है, इन्हें कौन हटा सकता है, ये कंसेप्शन था उस समय यूरोप में। तो यहां पे आपको देखना होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये रहा था कि देयर वाज द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी। मतलब सोवरेनिटी यानी डिसीजन लेने की पावर जो है अब पहली बार दुनिया में, पहली बार मोनार्क्स के पास से वो पावर हट के फ्रेंच सिटीजंस, जनता के पास आई थी। एंड दिस प्रूव्ड द वाटरशेड मूवमेंट इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन। क्योंकि इसके बाद से फिर ऐसा होता ना कि मैं बता दूं क्या होता था ना, मैं छोटा था तब, जैसे हम जिस कॉलोनी में रहते थे वहां घर वर बनते थे, तो लोग रेत लाके रोड पे पटक देते थे। अब लोगों ने रेत लाके रोड पे पटकी है, तो जो पहली मंजिल वाले छत होते थे तो बच्चे क्या करते थे, पहली वाली मंजिल वाली छत पे से रेत पे कूदते थे, धड़ कूदते थे और मजा आता था। कुछ नहीं कर रहे हैं, इधर जाएंगे सीढ़ी से चढ़ के छत पे से घूम के आएंगे, फिर वो देखेंगे, हाथ से हिलाएंगे और फिर कूदेंगे वहां से दम। ठीक है, तो जो पहली बार कूदता था ना वो हीरो कहलाता था। क्यों? क्योंकि उसको देख के फिर सब कूदते थे, उसको देख के सबके अंदर हिम्मत आती थी। ठीक है, तो आइदर यू बिकम अ लीडर और यू बिकम द फॉलोवर। क्या बात बोल दी मैंने, आइदर यू बिकम अ लीडर और यू बिकम द फॉलोवर। ठीक है, तो या तो आप लीड कर जाओगे, इनिशिएटिव ले लोगे, पहले कर दोगे तो आप लीडर, नहीं तो आप बेंचमार्क सेट करते हो, उसके बाद में आपको लोग फॉलो करते चले आते हैं, है ना। तो यहां पे वही हुआ कि फ्रांस में पहली बार सोवरेनिटी जो है मोनार्क से छूट के, हट के फ्रेंच सिटीजंस के पास आ गई पावर। ठीक है, एंड द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप डेस्टिनी। और इस रेवोल्यूशन से यह समझ में आ गया कि सिंहासन छोड़ो कि जनता आती है। मतलब अब क्या है ना, ये रेवोल्यूशन से क्लियर हो गया कि अब जनता तय करेगी कि देश का भविष्य किस तरफ जाना है। पावर टू द पीपल वाज फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटकम था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ, पहली बार हमें पावर लोगों के पास आते देखने को मिली। लेकिन लोग जो होती है, भीड़ जो होती है ना, तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। भीड़ तो क्या होती है ना, बेकाबू होती है, मारू काटू होती है, कुछ भी कर सकती है। भीड़ को आप कैसे एकजुट करोगे, समझ में आया? जैसे हम अगर फुटबॉल खेलने जा रहे हैं तो हमने फुटबॉल खेलने के लिए दो दोस्त हम गए, दो उधर कोई खड़े थे, चार लोग उधर बैठ के पत्ते खेल रहे थे, ताश, तुमको बोल दिया अरे इसमें क्या है, बॉडी एक्सरसाइज करो, फुटबॉल खेलेंगे। तो ऐसे उठा के हमने क्या कर दिया, 20-22 लोग इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन अब 20-22 लोग एक दूसरे को कोई नहीं जानता है, तो वो आपस में एकजुट कैसे महसूस करेंगे, वो ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन किसकी टीम में, कौन किसकी टीम में है, बताओ। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, उनको वो ड्रेस पहना देते हैं, जर्सी पहना देते हैं कि ये सब लाल ड्रेस पहन लो, ये सब नीली ड्रेस पहन लो, तो ये टीम एक हो जाएगी, ये टीम दूसरी हो जाएगी। तो यहां पे भी आपको समझना है कि फ्रांस में सारे लोग अलग अलग थे, लेकिन उन सबने राजा को तो मिलकर हटा दिया, लेकिन अब इन सबको आपस में एकजुट करना भी तो जरूरी था। एग्जाम्पल समझ में आया? जल्दी बताओ, इन सबको भी आपस में एकजुट करना भी तो जरूरी था, समझ में आया? जल्दी बताओ। क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? इन सबको एकजुट करना भी तो जरूरी था। अरे बता दो, मैं मार मार के चमगादड़ बना दूंगा, है ना? यस। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, आईएज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी, और
नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म मतलब क्या है कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें लोग देश के लिए एकजुट हो रहे हैं, जिसमें लोग देश के लिए प्रेम कर रहे हैं, जिसके लिए लोग राष्ट्र को अपनी वो मान रहे हैं, जिसमें लोग नेशनलिस्ट बन जा रहे हैं, ठीक है, वो नेशनलिज्म, एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी आइडियोलॉजी। तो यहां तक अगर क्लियर है तो लोगों को एकजुट करना भी तो जरूरी था। तो कैसे एकजुट करोगे? अब लोगों को एकजुट कैसे करोगे? तो लोगों को एकजुट करने के लिए आप क्या करते हो? कॉमन पीपल को जैसे आप देखेंगे एकजुट करने के लिए आप सबको जर्सी पहना देंगे क्या कि ये सब तुम नीले नीले फ्रांस, पीले पीले जर्मनी, ऐसा नहीं। तो लोगों को एकजुट करने के लिए जैसे आप देखेंगे फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, एक बार समझ लो पूरा, ये कल एक बार फिर से उसको पिक करेंगे, लेकिन इसमें फैक्ट्स है। और एक और चीज बता रहा हूं मैं, आओ यहां पे एक और चीज बता देता हूं तुम्हें। वैसे तो मैंने कल के लिए तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन दे ही दिए, लेकिन ये चीज समझ लेना। इसमें लगाओ चांद सितारे, मतलब पहले सितारा बन गया, चांद सितारे फूल और शबनम, तुमसे अच्छा कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आई कैन अश्योर यू एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में, आपके फाइनल एग्जाम में, अगर यूनिट टेस्ट में चैप्टर आ रहा है तो आएंगे, फाइनल एग्जाम में भी 5 मार्क्स में एक बहुत बड़ा कंटेंडर होता है, ठीक है। 5 मार्क्स में एक बहुत बड़ा कंटेंडर होता है ये क्या बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, कि कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप हुआ इन फ्रांस। मतलब लोगों को एकजुट कैसे किया गया। आपने देश को लड़ के आजाद कर दिया, राजा से पावर जनता ने ले ली, लेकिन वो जनता आपस में एकजुट कैसे होगी, इस पे एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इस पे एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, और उसी क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट करते हैं। तो फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल, ठीक है। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने क्या करें, मल्टीपल मेजर्स अडॉप्ट करें जिससे वो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका इंट्रो बन जाएगा, ठीक है। ये यहां से यहां तक आपका क्या बन जाएगा, ये इंट्रो बन जाएगा कि लोगों ने क्या किया। तो स्टार्टिंग से फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने एकजुट होने का प्रयास किया, और स्टेप्स क्या क्या लिए, तो देखो सीधा आंसर बनेगा। पहला, द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड ले सिटियोन एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उन्होंने क्या बोला कि सारे लोग जो है वो फादरलैंड, जैसे बोलते हैं ना भारत माता, तो उन्होंने मतलब फ्रांस पिता, तो सारे लोग क्या करेंगे, दी आइडियाज ऑफ ला पैट्रिया, फादरलैंड के आइडियाज को, कि हमारी पितृभूमि है, ये हमारी पितृभूमि है, फ्रांस की जमीन हमारी पितृभूमि है, तो वो आइडिया दिया। ले सिटियोन मतलब, और हम इसके नागरिक हैं, हम इसके सिटीजन्स हैं, ठीक है। इस आइडिया को पुश किया गया कि हमारा देश है, हमारे पितृभूमि है ये, हम इसके नागरिक हैं, जिससे क्या है कि एक यूनाइटेड कम्युनिटी इक्वल राइट्स एंजॉय करे वाली फीलिंग उनके अंदर डेवलप हो। पहले चीज ये की गई। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या की गई, तो न्यू फ्रेंच फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे मैंने बताया ना, फ्रांस का ट्राई कलर फ्लैग जो है वो है ब्लू व्हाइट और रेड, ब्लू व्हाइट और रेड कलर जो है उनको, ट्राई कलर फ्लैग को उन्होंने फ्रांस का झंडा बनाया। तो अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो पहला पुराना रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था, राजा का झंडा था, तो उन्होंने राजा के झंडे में से डंडा निकाला और डंडे से राजा की पिटाई करी और झंडे से उसको लपेट के बोल दिया भाग। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने अपने लिए क्या ले आए थे अब उन्होंने अपने लिए ट्राई कलर फ्लैग खुद का डिसाइड कर लिया था। तो इससे क्या है कि अब सारे फ्रेंच सिटीजन्स, जैसे आप हमारा भी जब झंडा जब भी लहराता है तो मन में गाना बजने लगता है ना, सारे जहां से अच्छा, तो क्या है ना, कोई नेशनलिज्म की फीलिंग देता है उनके मन में, ठीक है। फिर क्या है, स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। तो जो आपने 9th में पढ़ा, अगर आपको ध्यान हो, बस 5 मिनट और, हाँ, 9th में आपने पढ़ा कि पहले क्या होता था, पहले स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, और वहीं से तो लड़ाई हुई थी उनकी, ध्यान है। तो वो स्टेट जनरल को उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है, और उसको रीनेम करके अब नेशनल असेंबली बनाया, कि नेशनल असेंबली सेलेक्ट करेंगे, नए फ्रांस की नई कह सकते हैं बॉडी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स रहेगी, जिसका नाम रहेगा नेशनल असेंबली। तो तीसरी चीज ये की उन्होंने, तीसरी चीज ये करी। फिर क्या है, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, मैट्रिक्स वर कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। मतलब नए नए उन्होंने स्लोगन्स वगैरह लिखे, ठीक है, नई नई ओथ ली गई, शपथ ली गई कि मैं, ठीक है, फ्रांस को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि फ्रांस के लिए मरते दम तक लड़ूंगा। तो इस तरह से क्या है, वो नेशनलिज्म की फीलिंग है ना। नेशन क्या बनेगा, नेशन कोई एक ऐसी चीज थोड़ी ना कि वो जा रहा है, नेशन, नेशन इज ऑल अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। तो हाउ वुड यू इन्फ्यूज दैट फीलिंग, वो फीलिंग आएगी इस तरह के एक्शन से, जब आप साथ में शपथ लेने की, मेरे भाई अपन दोनों साथ में कसम खाते हैं जीने मरने की, वैसा वाला। तो उन्होंने न्यू हिम्स वर कंपोज, तो नए नए गीत लिखे गए, दोहे लिखे गए,
कस्में खाई गई, ठीक है। जो मैट्रेट्स थे, जो शहीद हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम, उनको कॉमोमरेट किया गया, मतलब उनको श्रद्धांजलि दी गई कि तुमने फ्रांस को आजादी दिलाई है, ऐसा, ठीक है। सिंपल, जैसा मैंने क्या होता है, हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, तो एक पैटर्न में चल रहा है, जैसा चलता है, ठीक है, वो पैटर्न चल रहा है हमारा, ठीक है। वो पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि इंडिया में भी वही तो हो रहा है। जब आजादी के लिए जो लोग लड़े थे, जो शहीद हुए, तो हमको नमन करते हैं, ठीक है। हमने एक झंडा हमने भी लहराया, हमने भी नए नए गीत बनाए, वंदे मातरम, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो सेम है, चाहे फ्रांस की हिस्ट्री, चाहे इंडिया की हिस्ट्री, द पैटर्न इज सेम। दैट्स व्हाई आई से हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू जस्ट आइडेंटिफाई दैट पैटर्न, उस आइडेंटिफाई करना है उस पैटर्न को। तो ये हो गया तीसरी चीज। ये चौथी चीज हो गई, न्यू ओथ्स, क्या सकते हैं, हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory, ठीक है। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। पहले क्या था ना, इधर का काम इधर चल रहा है, इधर का काम इधर चल रहा है, अलग अलग चल रहा है सब कुछ। तो अब वो सबको रिप्लेस करके एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया गया था कि अब इधर उधर काम नहीं चलेगा, अब सारा काम एक जगह से चलेगा, अच्छे से चलेगा। तो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो फॉर्मुलेट हुआ और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ एंड मेजरमेंट लाए। कि फ्रांस में, पहले फ्रांस था, छोटे छोटे राजा और थे, अभी हम पढ़ेंगे मैनर सिस्टम चलता था, फ्यूडल सिस्टम चलता था। तो उन्होंने बोला कि अलग अलग रूल्स नहीं, जब कंट्री एक बना रहे तो सब में एक रूल रहेंगे, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजंस इन ऑल द टेरिटरीज ऑफ फ्रांस, ठीक है। ये हो गया, 4 हो गया, 5, ये सारे चेंजेस है बाबू, ये सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे जिससे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप किया जाए। फिर क्या है, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हैं फ्रांस के अंदर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज मतलब कैसे, कि फ्रांस के, जैसे ये फ्रांस है, तो फ्रांस के इस एरिया में अलग टैक्स, इस एरिया में अलग टैक्स, इस एरिया में अलग टैक्स, तो ये सबको हटा दिया उन्होंने। और इन सबको हटाने के बाद में उन्होंने क्या किया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वगैरह हटा के, क्या, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वाज अडॉप्टेड, ठीक है। तो एक जैसा वेट मेजरमेंट का सिस्टम रहेगा, ऐसा नहीं कि यहां पे अलग टैक्स लग रहा है, यहां पे 1 किलो का मतलब कुछ है, यहां पे 1 किलो का मतलब कुछ है। तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लाए गए। और लास्ट जो है, ठीक है, 5 हो गए, छठवां और सातवां जो है, सातवां क्या है, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज फॉर द नेशन। तो जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी ना, उन अलग अलग भाषाओं को खत्म करके उन्होंने फ्रांस में जो रीजनल डायलेक्ट्स थी, मतलब लोकल लैंग्वेजेस थी, उन लोकल लैंग्वेजेस को डिस्करेज किया, खत्म किया। और क्या कर दिया उन्होंने, फ्रेंच लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया, ठीक है। तो रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, तो फ्रेंच को उन्होंने क्या कर दिया, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया, ताकि एक, वैसे बोलते हैं ना कि एक भाषा से एक राष्ट्र का उनके अंदर क्या आएगा, भाव आएगा, फीलिंग आएगी। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, क्योंकि कल की क्लास में मैं तुमसे फिर से एक बार पूछूंगा, रिवाइज करवाऊंगा, इस पे क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है आपको। एक क्वेश्चन क्या दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन ये दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, होमवर्क क्वेश्चन, एक उधर वाला था और एक ये, तो ये 2 क्वेश्चन लिखना। व्हाट वर दी measures adopted by French revolutionaries to create the sense of collectiveness among फ्रेंच पीपल, ठीक है, अमंग फ्रेंच पीपल। 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्लियर है? हाँ बस बेटा क्लास खत्म करें। मोनार्क मतलब राजा, मोनार्की मतलब उसका राजा वाला सिस्टम पूरा। चलो बेटा बस खत्म कर रहे हैं, क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें अपन ने आज पढ़ी है, ध्यान रखना, एक बार रिवाइज करना, क्वेश्चंस के आंसर लिखना, कल इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है भाई? समझ में आया? क्लियर? मजा आ रहा है? अच्छा चैप्टर, बहुत मजा आएगा आगे और चीजें। तो अपन ने अभी स्टोरी लाइन देखी, 1789 से अपन ने कहानी चालू करी अपनी, ठीक है।